सो हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री में वो है अबाउट द केमिकल आयनाइजेशन। इसीलिए मैंने इस वीडियो को पार्ट 2 का नेम दिया है, राइट। केमिकल आयनाइजेशन के साथ हम उसी का ही एक फर्दर एक्सटेंडेड वर्जन डार्ट भी यूज करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल आयनाइजेशन क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। इसमें मैकेनिज्म क्या यूज हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, पहले वो थोड़ा थोड़ा समझते हैं, राइट। और एंड में फिर हम कंपैरिजन कर पाएंगे। ओके। तो सपोज आपके पास सैंपल है, देखिए सैंपल ऑब्वियस सी बात है कोई मॉलिक्यूल होगा। पर सपोज यहाँ पे अभी मैं उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। और आपके पास कोई भी आयनाइज्ड रिएजेंट है। ओके। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो आपका आयनाइज्ड रिएजेंट होगा वो एक गैस होगी। ओके। अब गैस को सपोज मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, ये गैस चार्ज्ड है। ओके। दोबारा से सैंपल बना लेते हैं, ये आपका सैंपल है, ये आपका चार्ज्ड गैस है। अब इन दोनों में क्या होता है, मतलब आपके पास जो भी आपका आयनाइजर चेम्बर है या ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है, इसके अंदर सैंपल भी डाला जाता है, गैस भी डाली जाती है, और इन दोनों में कोलिजन होता है इस तरह से, राइट। ये कोलाइड कर गए आपस में। कोलिजन के बाद यूजुअली क्या होगा, आपका जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या होता है, एच पॉजिटिव, राइट। ये ट्रांसफर होगा। ओके। प्रोटॉन ट्रांसफर की वजह से आयनाइजेशन किस में होगी, सैंपल में। देयर इज आयनाइजेशन इन द सैंपल, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोटॉन ट्रांसफर का मतलब है एच पॉजिटिव ट्रांसफर होना। कई बार ऐसी के केमिकल इक्वेशंस भी होती है जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाए या इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए तो उस टाइम पे भी प्रोटॉन का ट्रांसफर होना पॉसिबल है। सो अनदर, इसी को ही अगर मुझे दूसरी तरह से लिखना हो ना, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ दैट देयर इज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ओके। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के साथ में यहाँ पे एक एडक्ट की फॉर्मेशन होती है। केमिस्ट्री में आप सबको पता होना चाहिए एक एडक्ट में और मॉलिक्यूल में क्या फर्क होता है। नहीं पता है तो जाके गूगल करके आइए, दिस इज वेरी बेसिक थिंग, यू ऑल शुड नो दैट। ओके। तो अब सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करना चाहते हैं कि ये सारी चीज होने के लिए और फिर मास स्पेक्ट्रा तक पहुंचने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हमें दिख रही हैं। एक है सैंपल, दूसरा है आयनाइजिंग रिएजेंट। अब सैंपल को तो आप बदल नहीं सकते, उसको तो आपको एनालाइज करना है, तो आप क्या चेंज करोगे, आप आयनाइजिंग रिएजेंट ही चेंज करोगे ना। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम कौन कौन से आयनाइजिंग रिएजेंट गैस हम यूजुअली यूज करते हैं। हम यूज करते हैं मीथेन, हम यूज करते हैं आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन ये होगा इसका फॉर्मूला। ओके। फिर हम यूज करेंगे मिथेनॉल, और फिर हम यूज कर सकते हैं अमोनिया। ये चार NH3 है ये, सॉरी। तो ये चार आपका बेसिकली यूज होता है। ओके। अब ये सारी गैसेस में क्या है, इजीली अवेलेबल है, आपको आसानी से मिल जाएंगी। और दूसरी चीज इसमें क्या अच्छी है कि ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। आप इसे थोड़ा सा हीट करेंगे, बूम करके वॉलेटाइल हो जाएंगी, उड़ जाएंगी। ओके। बस यही दोनों कैरेक्टरिस्टिक इसमें रिक्वायर्ड थे। ओके। अब आपने यहाँ पे देखा है कि सबसे पहले गैस का खुद का आयनाइज होना जरूरी है। तो ये जो स्टेप वन है ना, कि जिसमें जो गैस है वो आयनाइज या एक्साइटेड फॉर्म में कैसे जाती है, तो वो सबसे पहले देखते हैं। हम सारी गैसेस का देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो मीथेन का है। ठीक है, मीथेन का स्टेप वन ये रहा। मीथेन CH4 होता है, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन आया, कहाँ से आया, उसी तरह के फिलामेंट से आया जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के फिलामेंट में था। अगर आपको नहीं पता है जाके वीडियो देख कर आओ। सेकेंड थिंग, जब ये इलेक्ट्रॉन मीथेन के ऊपर ऐड हो जाएगा तो याद रखिए कोई भी कार्बन है उसके बीच में इस तरह से बॉन्ड बना होता है, बॉन्ड बना होता है। ये जब बॉन्ड टूटता है तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जब एक नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो नया इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो नया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक के साथ, देखो एक तो नेगेटिव चार्ज लेकर आ रहा है, ठीक है। तो यानी वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना के रखेगा और दूसरे को एज अ रेडिकल, अकेला इलेक्ट्रॉन रेडिकल की तरह ही फॉर्म करता है। अब कोई भी चीज अगर देखिए पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर अगर आपका एक रेडिकल बन गया है, यानी कि जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कम हो चुके हैं और चार्ज ज्यादा हो चुका है। सो दैट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि हम एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तब तो उसके ऊपर रेडिकल चार्ज आना चाहिए, बट यहाँ पे E नेगेटिव है। सो दैट्स वाई जो आपके हाइड्रोजन्स है
ठीक है, दे गॉट डेफिशिएंट इन द इलेक्ट्रॉन और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। और दूसरी चीज ये, नया इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, तो इसने एक के साथ अपनी बॉन्डिंग बना ली, बॉन्डिंग बना के ये दो इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, अब देखिए बाकी, अब यहाँ पे ना बॉन्ड की बजाय सिर्फ एक क्या रह गया, रेडिकल रह गया। अब एक रेडिकल है, ये डेफिशिएंट हो गया वन इलेक्ट्रॉन का। अब क्योंकि ये डेफिशिएंट हो गया वन इलेक्ट्रॉन का, तो इस हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाता है, सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज CH4 पॉजिटिव, ओके, प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब ये देखिए, अभी आपका फर्स्ट रेडिकल आयन मतलब फॉर्म हो गया है, ये रेडिकल आयन दूसरे मीथेन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या बनेगा, CH5 पॉजिटिव और मिथाइल, मिथलीन जिसे बोलते हैं, मिथलीन रेडिकल बन जाएगा। ओके, अब इसके बाद मिथिलीन रेडिकल बन गया आपका। अब इसी रेडिकल को अगर सपोज कीजिए अब यहाँ पे CH3 पॉजिटिव बन जाए, ओके, सो व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पे ये प्रोड्यूस कर देगा एक हाइड्रोजन का रेडिकल H डॉट। तो ये भी फर्दर इसकी रिएक्शन है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रही है, ये खुद दो चीजों में डिवाइड हो रहा है। इससे अपना हाइड्रोजन जो निकाल दिया है वो एज अ रेडिकल निकल रहा है यहाँ पे, और ये फर्दर CH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। उससे नेक्स्ट में देखिए, जो ये CH3 पॉजिटिव है अगर फिर से मिथेन में यूज होगा तो ये स्पीशीज बनाएगा, ओके, C2H5 पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन, ओके, राइट। ये है आपका स्टेप वन, कि जब भी कोई मीथेन गैस अगर आयनाइज होगी तो वो किस टाइप के आयंस डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस करके बनाएगी, ओके। अब आपको पता लग गया कौन कौन से आयंस यहाँ पे बन गए हैं। आपके पास वैसे यूजुअली बहुत सारे बने हैं, CH4 डॉट पॉजिटिव भी बन गया है आपके पास, CH5 पॉजिटिव भी बन गया है आपके पास, C2H5 पॉजिटिव भी बन गया है आपके पास, CH3 पॉजिटिव भी बन गया आपके साथ। अब यही सारे जो रेडिकल्स हैं ये फर्दर आपके सैंपल के साथ रिएक्ट करते हैं। सो स्टेप टू में व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ सैंपल, right? It will react with the ionized gas और ये आगे जाके बनाएंगे प्रोडक्ट, ओके। अब ये किस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, ये रहा मेटल, इट विल रिएक्ट विद CH5 पॉजिटिव, तो एक हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा मेटल पे, एक हाइड्रोजन इधर गया, तो क्या बना M+H। अब मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और मीथेन CH4 पॉजिटिव रह गया, यानी कि यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है किसका, H पॉजिटिव का, ओके। और नेक्स्ट में क्या है, मेटल, नेक्स्ट C2H5 पॉजिटिव, तो इसने ये क्या बना दिया है, एडक्ट बनाया है। बस यही इसका मेन मोटा मोटा प्रिंसिपल है कि फ्रेगमेंट्स कहाँ से बने, कैसे बने, कौन सी गैस ने कैसे रिएक्ट किया, दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स विच वी शुड नो। अब ध्यान दीजिएगा, आगे मैं बाकी सारी गैसेस की आयनाइजेशन तो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे, लेकिन बाकी सारा जो मेथड है वो ऑलमोस्ट मेटल का सेम होने वाला है। व्हेन इट रिएक्ट विद CH5 पॉजिटिव और C2H5 पॉजिटिव, वो इसी तरह के एडक्ट बनाते जाएंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट मेटल। जी, अब यहाँ पे हम बात करेंगे ये क्या है, अमोनिया, ओके। अमोनिया, इसके ऊपर जब एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, वही फिलामेंट से, जिस तरह से EI में था, तो इसने अमोनियम आयन बनाया प्लस टू इलेक्ट्रॉन। मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी, सेम प्रोसीजर है। अगेन केटायन, इट विल रिएक्ट विद अनदर अमोनिया, इट विल फॉर्म अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, ठीक है। और फिर अब देखिए यहाँ पे साथ में ही शो हो गया है कि जब भी आपका कोई भी सैंपल आएगा, सैंपल के साथ कौन रिएक्ट करेगा, ये अमोनियम आयन, एंड इट विल फॉर्म M+H पॉजिटिव, राइट। एंड यही आपकी फ्रेगमेंटेशन पीक आप अपने सैंपल के स्पेक्ट्रा में देखना चाहेंगे, तो दिस विल बी फ्रेगमेंटेशन थ्रू अमोनिया गैस, ओके। नेक्स्ट आइसोब्यूटेन से देखें फ्रेगमेंटेशन कैसे होगी। ये हो गया आपका आइसोब्यूटेन, इलेक्ट्रॉन आया, इसने गेन किया, रेडिकल बन गया, रेडिकल फर्दर डिसोसिएट हो गया, डिसोसिएट होने के बाद इसने H डॉट फॉर्म किया है, और यहाँ पे ये क्या बना है, केटायन, ओके।
अब मेटल के साथ यही आइसोब्यूटेन का केटायन रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म M प्लस H पॉजिटिव, जो पीक आप यूजुअली पीक M प्लस H पॉजिटिव की इस तरह से आती है, जो हम यूजुअली आगे स्पेक्ट्रा में देखेंगे। और दूसरी पीक जो बनेगी वो बनेगी एडक्ट की, ये वाले एडक्ट की। और एडक्ट क्या है, मेटल है प्लस उसके साथ आइसोब्यूटेन का आयन जो है वो ऐड हो गया है। पिछले वाले में डक्ट क्या बना था, मेटल था प्लस C2H5 का आयन उसमें ऐड हो गया था, राइट। तो काफी सिमिलर से इस सभी के मैकेनिज्म है, आपको ये अच्छे से आने चाहिए। ओके, अब इसके बाद ना एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि इसके बाद एक टेबल भी मैं दिखाऊंगी, बट वो टेबल किस चीज का है उससे पहले थोड़ा सा समझ लो। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सैंपल के साथ कोई भी गैस रिएजेंट की आप यूज कर सकते हैं, आपको इसके लिए बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा, कोई क्राइटेरिया रखना पड़ेगा। और वो क्राइटेरिया क्या है, और वो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है कि जो प्रोटोन एफिनिटी है आपके रिएजेंट गैस की, जो अभी मैंने चार बताई, और आपके सैंपल की, वो मैच होनी चाहिए। ये एनर्जी के फॉर्म में, आप किलो जूल की फॉर्म में आगे टेबल में इसकी वैल्यूज देखेंगे। जब ये दोनों चीजें मैच हो जाएंगी तो उस टाइम पे आपका स्पेक्ट्रा सबसे बेस्ट एनालिसिस के लिए आएगा। अगर आपका यहाँ पे बीच में क्या हो गया प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि हम दो अनमैच्ड या बहुत एनर्जी डिफरेंस वाले सैंपल और रिएजेंट गैस उठा लें, तो उससे क्या होगा बेसिकली, अगर आपका जो रिएजेंट गैस है और जो आपका सैंपल है उनके बीच की प्रोटॉन की एफिनिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली, जो एनर्जी है वो ज्यादा ट्रांसफर होगी टू योर सैंपल। ओके, तो यहाँ पे मैं आगे लिख रही हूँ कि आपको पता लग गया कि सैंपल को एनर्जी ज्यादा मिल गई। अब सैंपल को जब एनर्जी ज्यादा मिल गई तो वो क्या करेगा, वो अपने हायर वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। अब अगर वो हायर एनर्जी वाइब्रेशनल स्टेट में चला गया, तो हमने अभी तक क्या देखा है कि क्लीवेज मोस्टली ना इस तरह की होनी चाहिए, राइट, HM प्लस H आयंस की होनी चाहिए। ऐसे थोड़ा होना चाहिए कि आपके पास ये पूरा बेंजीन का रिंग है, ठीक है, तो इसके यहाँ से ही टूटना शुरू हो जाए। तो अगर एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपके कोवलेंट बॉन्ड्स की फ्रेगमेंटेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप कोवलेंट बॉन्ड की फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी तो आपके लिए ही स्पेक्ट्रा स्टडी करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रेगमेंट आ जाएंगे वहां पे, राइट। अब ये जो टेबल है ये, अब आपको क्या करना है कि जब भी आपको कोई भी सैंपल को एनालिसिस करना है, आप एक चीज देखेंगे, वो ये कि आपके जो सैंपल की प्रोटोन एफिनिटी है, जो कि यहाँ पे किलो कैलोरी पर मोल में बताई गई है, वो मैच होनी चाहिए थोड़ी सी आपकी इंटैक्ट मॉलिक्यूलर फंक्शनल ग्रुप के साथ। आप कोई भी मॉलिक्यूल उठा रहे हैं तो उसके साथ उसकी प्रोटोन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी मैच होनी चाहिए, तो आपका स्पेक्ट्रा अच्छा आएगा। ओके, तो ये इस टेबल की खासियत है। ओके, अब एग्जाम्पल पे देखते हैं कि मैं ये जो चीज बोल रही हूँ हाउ इट वर्क्स। ओके, तो सबसे पहले ये जो स्पेक्ट्रा है ये इस मॉलिक्यूल का है, ठीक है। मॉलिक्यूल का नाम क्या है मैं बता देती हूँ, मॉलिक्यूल का नाम है लेवेंड्यूलाइल एसीटेट। ओके, एसीटेट यूजुअली CH3C, ये होता है एसीटेट। एस्टर है तो आगे सारा बॉन्ड लगा होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये होता है इसका कीटो फॉर्म और ये है इसका इनोल फॉर्म। तो ये इनोल फॉर्म की फ्रेगमेंटेशन है। अब इनोल फॉर्म में उन्होंने, अब ये जो लेब्यूरेंडल है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट था ना ये नियरली 196 पे है। इन्होंने तीन डिफरेंट रिएजेंट्स में इसका स्पेक्ट्रा आपको शो किया है। सबसे पहला स्पेक्ट्रा जो है वो आपका मीथेन का है, जिसमें आपकी लार्जेस्ट पिक आ रही है 137 की।
अब ये खुद बोल रहा है कि देखो 137 की पीक जो है ना वो पूरे इस पूरे एरिया की होगी। ठीक है। अब इस पूरे एरिया की पीक का क्या करोगे, ये तो एक फ्रेगमेंटेशन पीक है, मॉलिक्यूलर आयरन पीक थोड़ा है। ठीक है। और जबकि जो आपकी मॉलिक्यूलर पाइन पीक है वो आपकी बेयरली यहाँ पे दिख रही है। ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट पे जो है आइसोब्यूटाइन। यहाँ पे आप देखिए आपको प्रोमिनेंट 197 यानी कि M+H पॉजिटिव की पीक शो हो रही है। हो रही है ना। थर्ड अमोनिया पे चेक करते हैं। अमोनिया में अब देखिए एक तो आपको मॉलिक्यूलर आयन की पीक भी शो हो रही है, दूसरी आपके पास एडक्ट की पीक भी शो हो रही है। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो आपका बेस्ट रिएजेंट रहेगा फॉर्म करने के लिए वो अमोनिया ही आया ना, क्योंकि वो आपको दोनों तरह से शॉर्टी दे रहा है। एक तो वो M/Z पीक भी दे रहा है, ऊपर से N/Z पीक की देखिए जो इंटेंसिटी है ना वो भी सबसे मैक्सिमम है। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, ये एडक्ट की फॉर्मेशन भी कर रहा है। ओके। तो इसी तरह से आपके स्पेक्ट्रास में डिफरेंट रिएजेंट गैसेस में ये फर्क पड़ता है। अब देखिए, अब मैंने सेम एक कंपाउंड उठा लिया। अब हम कंपैरिजन आएंगे। ठीक है। सबसे पिछला हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन में। ठीक है। और दूसरा क्या है केमिकल आयनाइजेशन का, ये तो तुम्हें पता ही है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन के लिए पिछली वीडियो उठा के देख कर आओ। अब जो आपका इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन है, ठीक है, उसमें अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा एक कंपाउंड है। ठीक है। इसका नाम क्या है, पहले इसका नाम है ब्यूटाइल। अब देखिए ये चीज भी आपको पता होना चाहिए ना कि इसका नाम ब्यूटाइल है, फिर है मिथ एक्राइलेट। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्राइल ग्रुप क्या होता है, फिर पता होना चाहिए मेथ एक्राइलेट का मतलब क्या है, फिर पता होना चाहिए ब्यूटाइल कहाँ से आया। तो ये सारी चीजें नोमेनक्लेचर में आपको आनी चाहिए। अब जब इसका इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन में आप स्पेक्ट्रा देखेंगे ध्यान से, तो आपको कोई भी M/Z यानी कि इसके मॉलिक्यूलर वेट को रिप्रेजेंट करती हुई पीक नहीं मिलेगी। ओके। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 142 है इसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। सो 142 के नियर बाय आपको कोई पीक दिख रही है? नो पीक नियर 142। तो कैसे पता करोगे ये इसका ही मास का स्पेक्ट्रा है? फर्दर अगर आप यही चीज केमिकल आयनाइजेशन में आके देखो तो आपने दो डिफरेंट गैसेस यूज करी, मीथेन और आइसोब्यूटेन। अब मीथेन में आपको पता है 142 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, M+H की फ्रेगमेंटेशन इसमें पॉसिबल है, तो 143 पे पीक आई है। पीक बिल्कुल आई है। ठीक है। लेकिन प्रोमिनेंट नहीं है। और वहीं आप आइसोब्यूटेन में जाओगे तो M/Z की पीक भी आ रही है, बेस पीक भी यही बनी हुई है। यस। और फर्दर आपने ये चीज नोटिस करी कि ये सारे इसके फ्रेगमेंट्स है ना, ये भी इसका फ्रेगमेंट है। और ये देखो, तो फ्रेगमेंट किसमें लेस है? लेस फ्रेगमेंट्स जो हैं वो आपके ऑब्जर्व हुए हैं आइसोब्यूटेन में। तो इसी वजह से जो यहाँ पे बेटर रिएजेंट है इस पर्टिकुलर चीज के लिए, सबसे पहली बात आइसोब्यूटेन है। और इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए आपकी केमिकल आयनाइजेशन टेक्निक बेटर आई है इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन से। ओके। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ चीजों में, कुछ कंपाउंड्स में जो क्वासी मॉलिक्यूलर आयंस है, ध्यान रखना ये एक टर्म क्वासी मॉलिक्यूलर आयन, वो आपको सिर्फ Ci में मिल पाती है, Ei में नहीं दिखती। ओके। राइट। और ये तो मैंने पहले आपको बता ही दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है Ci में वो सेम है, वही फिलामेंट वाला जो मैंने Ei में आपको दिखाया था, कुछ फर्क नहीं है। ठीक है। ओके। अब ये लास्ट चीज है। तो जो केमिकल आयनाइजेशन है वो एक और टेक्निक में यूज होता है। उस टेक्निक का नाम क्या है? DART, डार्ट। ओके। डार्ट की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट एनालिसिस इन रियल टाइम। ओके। अब डार्ट में होता क्या है, इसमें जो आप रिएजेंट गैस यूज करते हैं वो है या तो हीलियम और या तो है आर्गन। देखिए यहाँ पे उसने हीलियम शो की हुई है।
ये जो हीलियम गैस है ये पास करती है एक नीडल इलेक्ट्रोड से। यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, ये इसी की बात कर रही हूँ मैं, नीडल इलेक्ट्रोड से पास करेगी। जब ये नीडल इलेक्ट्रोड से पास करती है ना, इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 to 5 किलोवोल्ट होता है। ठीक है, ये एक्साइट कर देती है इन हीलियम के आयंस को, तो जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है H के ऊपर स्टार से यहाँ पे। ओके, अब हीलियम आयंस, ये वाले जो हीलियम आयंस है ये फर्दर आपके रिएक्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक वाटर के साथ। अब जब ये एटमॉस्फेरिक वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना, ये इसकी फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, इसको आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं। वाटर का एक मॉलिक्यूल कम हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, सॉरी, प्लस हीलियम में। ठीक है, ओके। अब ये आपने देखा आगे परफोरेटेड डिस्क इलेक्ट्रोड्स है। इलेक्ट्रोड्स का काम कुछ नहीं है, जो यहाँ पे हीलियम आ गया ना एक्साइटेड फॉर्म में, ये फर्दर उसको आगे एस्लरेट करने के लिए है। ओके, फिर उसके पास गैस हीटर में क्या होगा, दोनों सैंपल के साथ मैंने जो ये रिएक्शन बताई है एटमॉस्फेरिक के साथ, ये कोलाइड करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सैंपल होल्डर है। ठीक है, ये सैंपल होल्डर ना एक यहाँ पे नीडल लगी हुई है। तो अब मैं यही बोलना चाहती थी कि जो सैंपल है ना, उसे इसमें प्लेस किया जाता है इन एन आयन बीम। ठीक है, और या फिर अब आयन बीम में आपने उसको रख दिया, आयन बीम में रखने के बाद आप क्या करेंगे उसको, या तो वायर के थ्रू, या तो ग्लास कैपिलरी के थ्रू, और या फिर सॉलिड सरफेस के थ्रू आप इसे इंसर्ट कर देंगे। किसमें, अपने इस ऑपरेटर्स में। ये नीडल इधर से इधर जाएगी अंदर, और यहाँ पे एक इंसुलेटेड कैप लगा देंगे आप। ठीक है, तो फर्दर क्या होगा, कोलिजन्स होंगी किसके बीच में, आपके जो ऑलरेडी वाटर था, ठीक है, जो फ्रेगमेंट हो चुका था, और आपके सैंपल के बीच में। और वो फर्दर M+ZH पॉजिटिव के आयंस बनाएगा, और वो आयंस जो है वो फर्दर आप उसको स्पेक्ट्रा में देख सकते हैं। कौन से स्पेक्ट्रा में, M/Z और रिलेटिव इंटेंसिटी के स्पेक्ट्रा में, जो मैंने यूजुअली आपको बताया। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक। CI इम्पॉर्टेंट है, दोनों टेक्निक्स काफी अच्छी हैं। आई होप यू एंजॉयड इट एंड थैंक यू। अगर कोई भी आपको क्वेरीज हो तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं।